कि प्रोजेक्ट्स के अंदर जब आप प्रोजेक्ट्स से स्पेसिफिकली, अब हम कर क्या रहे हैं, हम लोग कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं और किस चीज़ की, प्रोजेक्ट से रिलेटेड। जब आप प्रोजेक्ट की करते हैं तो लेट्स ट्राई टू सी दिस इन जनरल कि इसके अंदर क्या कुछ है। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं अभी विजिबल हो रही तो मैं वर्बली आपको पढ़ के बताता हूँ, आपको डिटेल डायग्राम बाद में क्लियर होगी। बहुत से डॉक्यूमेंट लीगल हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स जैसे कॉन्ट्रैक्ट, आरएफपी, एसओसी, बीओक्यू। BOQ, what is BOQ? BOQ is a document that is part of the contract. BOQ is a document that is used for, can anybody tell me what? प्रोजेक्ट के तमाम कंपोनेंट्स उसमें लिस्टेड होते हैं। क्यों लिस्टेड होते हैं? BOQ कुछ इस तरह का डॉक्यूमेंट होता है, देखिएगा जरा। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक सप्लाईज का और एक सर्विसेज का। जो सप्लाईज का पार्ट होता है उसमें जो भी आइटम होता है वो लिखा होता है, सर्विसेज में सर्विसेज के आइटम लिखे होते हैं। फिर आगे इनकी क्वांटिटीज लिखी होती हैं, यूनिट प्राइस लिखी होती है, यूनिट प्राइस लिखी होती है, फिर टोटल प्राइस लिखी होती है। इन अदर वर्ड्स, बिल ऑफ क्वांटिटी इज लाइक अ बिल, इट्स अ बिल, इट इज अ बिल इन फैक्ट। तो जो टोटल सप्लाईज और सर्विसेज किसी प्रोजेक्ट की होती हैं, उसकी जो कॉस्ट आती है, समेशन करो तो जो कॉस्ट आती है, दिस इज द सेम कॉस्ट एज द कॉस्ट इज इन कॉन्ट्रैक्ट एंड द सेम एज इट इज इन द प्रोजेक्ट प्लान। यानी कि इन तीनों डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक ही चीज ही आ रही होगी। तो क्वेश्चन इज के जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉस्ट लिखी होती है और प्रोजेक्ट प्लान के अंदर लिखी होती है तो हम यहां क्यों लिखते हैं? BOQ में आप इसलिए चीजें लिखते हैं कि जब आपकी पेमेंट्स हो रही होती हैं प्रोजेक्ट के एंड में, तो आपका जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, वो देखता है कि आपने ये चीज दे दी है, ये चीज दे दी है, ये चीज दे दी है, तो उन चीजों के मुताबिक आपको पेमेंट रिलीज की जाती है, उतनी ही पेमेंट रिलीज की जाती है जितनी उनकी प्राइसिंग है। तो BOQ एक लीगल डॉक्यूमेंट है, कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट। यहाँ पे BOQ लिखा हुआ है अलग से मैंने। फिर IMO, इन अदर वर्ड्स मैंने ये IMO लिखा है, आप ये कह सकते हैं मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डेटा, प्रोजेक्ट की टीम्स का डेटा, ये सब चीजें। लेटर्स, अगर आप कस्टमर को कोई लेटर्स भेज रहे हैं या कस्टमर से कोई लेटर आ रहे हैं तो उनकी हार्ड कॉपीज जो हैं उनको आप स्कैन करके VSS के ऊपर जरूर डालिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से ऐसे डिलीवरेबल्स होते हैं जिनको हम लोग प्री फोरकास्ट नहीं कर सकते, बहुत से डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखे होते हैं, ठीक है? तो जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिलीवरेबल लिखे होते हैं वो भी VSS के ऊपर आएंगे। आपकी मीटिंग मिनट्स डिफरेंट तरह के, प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक प्रोसीजर्स एंड प्लान। मेरा क्वेश्चन ये है कि किस तरह के प्लान? प्रोजेक्ट प्लान इज अ प्लान, राइट? क्वालिटी प्लान इज अ प्लान, कॉन्फ़िगरेशन प्लान इज अ प्लान, ट्रेनिंग प्लान इज अ प्लान, टेस्ट प्लान इज अ प्लान, डेवलपमेंट प्लान इज अ प्लान। तो ये सारे आपके प्लान्स हैं। बाज़ औक़ात आपको प्रोजेक्ट्स के लिए स्पेसिफिकली कुछ SOPs भी बनाने पड़ते हैं। QA यानी कि इन अदर वर्ड्स इसको मैं क्वालिटी मैनेजमेंट करूं, बहुत सा डेटा ऐसा होगा प्रोजेक्ट के अंदर जो कि क्वालिटी वालों का स्पेसिफिकली पोर्शन होगा और उनके लिए इस्तेमाल होगा, उसके डॉक्यूमेंट्स, सिस्टम इंटीग्रेशन, ट्रेनिंग्स और बेसलाइंस। बेसलाइंस को भी भूल जाएं कि बेसलाइंस क्या चीज़ है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ देखिएगा, कहता सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से बनने वाले डॉक्यूमेंट, जैसे डिजाइन से बनने वाले डॉक्यूमेंट्स, जिस तरह या रिक्वायरमेंट से बनने वाले डॉक्यूमेंट। रिक्वायरमेंट से क्या डॉक्यूमेंट्स बनते हैं? फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, SRS, किसी तरह के और रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट। डिजाइन, सॉफ्टवेयर डिजाइन स्पेसिफिकेशन, SDS जिसे आप कह लें, आर्किटेक्चर किसी तरह की, UML डायग्राम्स हो गई। कोड यानी कि कोड में शामिल है कोड के डिफरेंट वर्जन्स, इनको हम आगे जाके कोड को भी पढ़ेंगे। टेस्टिंग के अंदर जब मैं आपको टेस्टिंग पढ़ाऊंगा, आगे जाके डिटेल में टेस्टिंग पढ़ाऊंगा तो आपको उसके वर्क प्रोडक्ट्स का समझ आएगा। अभी मैंने आपको टेस्टिंग डिटेल में पढ़ाई, लेकिन टिपिकल वर्क प्रोडक्ट्स टेस्टिंग के क्या होते हैं, जैसे टेस्ट प्लान्स, टेस्ट केस डिजाइन डॉक्यूमेंट, बग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीजें। इसके अलावा रिलीजेस और इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है।
इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट से मतलब है कि आपको जर्नली इन तमाम काम को करने के लिए किसी न किसी तरीके के मैनेजमेंट मीटिंग या मिसलेनियस आप एक तरह का कह लें फोल्डर। अच्छा, अगर कोई आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट हो, ऐसा प्रोजेक्ट जिसको आपने आउटसोर्स किया है, तो आपको बाज़ औक़ात उसमें से डिजाइन, रिक्वायरमेंट्स, टेस्टिंग, कोड में से टेस्टिंग को स्किप करना पड़ेगा, खाली कोड लेंगे या क्या चीज लेंगे, ये आपने अब डिसीजंस याद रखने हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट के आर्टिफैक्ट सही बनाना चाहते हैं और सही प्रोजेक्ट आर्टिफैक्ट आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो उस प्रोजेक्ट का WBS आपको सही तरह बनाना आना चाहिए। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्स में हम WBS बनाना सीखते हैं। यहाँ हम WBS उस डिटेल में नहीं सीखेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ गलतियां बताऊंगा जो WBS में लोग नॉर्मली करते हैं। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर किसी भी प्रोजेक्ट का जब आप बनाते हैं तो इसका मतलब है आपने प्रोजेक्ट के काम को पकड़ के, वर्क को पकड़ के ब्रेक डाउन करना। प्रोजेक्ट के अंदर दो तरह के काम होते हैं, एक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम और दूसरा काम है आपका सपोर्ट का। सपोर्ट के अंदर मजीद काम है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स की सपोर्ट, एडमिन की सपोर्ट, जिस तरह क्वालिटी मैनेजमेंट वालों की सपोर्ट, जैसे फाइनेंस की सपोर्ट, जैसे अकाउंट्स की सपोर्ट। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर मजीद 5 काम होते हैं, इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल और क्लोजिंग। ये वही चीज है जो मैंने यहां पढ़ाई थी आपको, अगर आपको याद हो। ये जो तमाम के तमाम एरियाज हैं, इनके अंदर PMBOK के मुताबिक मजीद सब प्रोसेस हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। इसी तरह प्लानिंग के मजीद सब प्रोसेस हैं, MNC के भी मजीद सब प्रोसेस हैं, क्लोजिंग के भी PMBOK आपको मजीद सब प्रोसेसेस बताता। और इन चीजों के सब प्रोसेस आपको पता लगेंगे इन चीजों के फंक्शनल हेड से, ठीक है जी। मैंने एग्जीक्यूशन के नीचे से इसलिए हटाया क्योंकि एग्जीक्यूशन में आप प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लान, तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आपका यहां आ जाता। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर कौन से सब प्रोसेस चलेंगे ये आपको बताएगा आपका चीफ टेक्निकल ऑफिसर या मैनेजर ओवरऑल जो डेवलपमेंट का होगा। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कहना मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो पूरे का पूरा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, अगर इस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर से आपने कोई चीज स्किप कर दी तो नतीजतन क्या होगा कि आपके कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन ठीक नहीं होती। कैसे? 99% प्रोजेक्ट्स के अंदर जब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो खाली इस चीज तक महदूद रहा जाता। नतीजा ये है कि आपने वो वर्क प्रोडक्ट्स और आर्टिफैक्ट्स तो बना लिए जो इधर से निकल रहे हैं, लेकिन वो वर्क प्रोडक्ट्स और आर्टिफैक्ट जो इन तमाम कामों से निकल रहे हैं उनको आप स्किप कर जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, जब आप वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते हैं खाली प्रोडक्ट को देखते हुए, यानी कि ये जो छोटा सा पोर्शन है इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट, तो आप जाहिर सी बात है प्रोडक्ट्स के आर्टिफैक्ट निकाल लेंगे। अच्छा, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि सिर्फ प्रोसेसेस का ध्यान रखती हैं। मसलन एक तो ये हो सकता है SDLC के अंदर कि मैंने मॉड्यूल 1 बनाना और मॉड्यूल 2 बनाना, तो ये तो प्रोडक्ट हो गया। दूसरा केस क्या है कि मैं इसमें यहां पे लिखूं रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैंने प्रोडक्ट लिखी थी, अब मैं लिख रहा हूं प्रोसेस। अगर मैं डेवलपमेंट का खाली प्रोसेस लिख रहा हूं तो इसको मैं कहूंगा प्रोसेस बेस्ड WBS। पहले प्रोडक्ट था और अब प्रोसेस बेस्ड WBS। ना आपको प्रोसेस बेस्ड WBS बनाना, ना आपको प्रोडक्ट बेस्ड WBS बनाना, आपको हाइब्रिड WBS बनाना चाहिए, जो कि ये पूरे का पूरा। किस तरह से? आपको पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तमाम प्रोसेसेस आने चाहिए, सपोर्ट के तमाम प्रोसेसेस आने चाहिए, आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पूरा आना चाहिए। उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर आपके मॉड्यूल्स होने चाहिए,
मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। अब अगर ये दोनों टीम्स अलग अलग काम करेंगी तो हम इसे कहेंगे रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, ठीक है ना। अगर ये दोनों टीम्स अलग अलग काम कर रही हैं तो हम इसे कहेंगे रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, करेक्ट। और अगर इसका मतलब है अगर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है तो ये दोनों मॉड्यूल्स आपस में इतने इंटरडिपेंडेंट नहीं है। क्या ये बात ठीक है? इसका मतलब है कि अगर ये दोनों मॉड्यूल्स आपस में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं तो मैं इनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, मुझे फिर इस तरह करना है कि रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग जो भी है, सही है। क्यों आप कर रहे हैं? आप प्रोसेस को भी डाल रहे हैं, प्रोडक्ट को भी डाल रहे हैं, आप मैनेजमेंट के, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के भी तमाम प्रोसेस को डाल रहे हैं और सपोर्ट को भी। क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि इनके हर एक के लीफ नोड में आपको मिलेगा, जब आप इसको ब्रेक करते जाएंगे तो आपको मिलेगा आर्टिफैक्ट, आपको मिलेगा वर्क प्रोडक्ट, आपको मिलेगा डिलीवरेबल, आपको मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन आइटम, ठीक है जी। तो अगर आप कोई पोर्शन भी स्किप कर जाते हैं, मसलन अगर आप इसको स्किप कर गए तो आप सोचें कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन शीट तो गई, बाय डायरेक्शनल ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स गई, ठीक है। तो इसलिए WBS इज वेरी एसेंशियल और इसको आपको बनाना उतना ही आना चाहिए जितना एक प्रोजेक्ट मैनेजर को बनाना आना चाहिए। So how many of you are clear about this? Can you give me feedback now? Okay, you're not clear? What are you not clear about? मैं आपको फिर बता देता हूं। सपोज मैंने ये मार्कर बनाना, ये मार्कर सॉफ्टवेयर है, मैं प्रोडक्ट बेस्ड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना रहा हूं। दिस इज द प्रोडक्ट बेस्ड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। क्वेश्चन इज, इसका मतलब है ये बिल्कुल अलग बन रही है, ये अलग बन रही है, तब तो मैं यूं कर सकता हूं। अगर ये दोनों चीजें इकट्ठी ही बननी है और बहुत इंटीग्रेटेड है आपस में, तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा डिजाइन करो इसको, डेवलप करो, टेस्ट करो। तो अब मैंने प्रोसेस बेस्ड, प्रोसेस मींस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिससे थ्रू आप बना रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है आपका, ठीक है। सर उनका हाइब्रिड बना के देंगे? आपको हाइब्रिड बनाना चाहिए। नहीं, आप इसका बनाएंगे बस अगर स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन है तो फिर तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन अगर यूं है कि मार्कर और मैं बना रहा हूं कैप और यहां पे बॉडी बना रहा हूं, फिर मुझे इसको ड्रिल डाउन करने की जरूरत है, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग। इसी तरह इसका होगा, ठीक है ना। ओके, तो WBS की इंपॉर्टेंस है हमारे यहाँ। WBS इवन जो कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर बनाए जाते हैं वो भी गलत होता है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इतना डिटेल WBS होता ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हाइब्रिड WBS होता है, प्रोसेस WBS होता है या प्रोडक्ट WBS होता है? प्रोडक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट WBS की बात होती है, प्रोसेस WBS की बात नहीं होती। इज दिस करेक्ट? ओके, तो ये थोड़ा सा बताने के बाद मैंने आपको प्रोसेस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बताया और हाइब्रिड वगैरह की बात की। अब आते हैं, आप अपने डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट से कहें कि वो अपने कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन करें। मसलन अगर आपका प्री सेल्स का कोई डिपार्टमेंट है या मार्केटिंग का कोई डिपार्टमेंट है उसको कहें, HR का डिपार्टमेंट है उसको कहें, एडमिन का डिपार्टमेंट है उसको कहें। और इसमें हम मजीद डिटेल में इसलिए नहीं जा सकते बिकॉज देयर इज एन, मसलन ह्यूमन रिसोर्स वालों को जरूरी है कि वो HR पॉलिसीज कम से कम जो है ना, जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की पॉलिसीज हैं उनको इधर जरूर डालें। इट्स अ मस्ट। क्यों? क्योंकि आप टोटल क्वालिटी इंप्लीमेंट कराना चाह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और टोटल क्वालिटी जब आपने करानी है तो ये नहीं कि आपने खाली प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस कर दिया, क्वालिटी के ऊपर फोकस कर दिया, बल्कि आपको सपोर्ट फंक्शंस के ऊपर भी फोकस करना। ओके, CI शीट हम देख चुके हैं इस स्लाइड में 1, 2। इनमें क्या है कि CI शीट के जितने कॉलम हैं वो मैंने सारे के सारे डाल दिए और उनकी आगे मैंने पर्पस बताया और मैंने ये बता दिया उनको फिल कब करेंगे आप। तो इन अदर वर्ड्स ये वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड कॉम्प्लीमेंट कर रही है CI शीट की उस डिस्कशन को जो मैंने थोड़ी देर पहले की है। इज दिस करेक्ट? ओके, ओके। यहां पे देखिएगा टिपिकल क्राइटेरियाज भी मैंने दे दिए और ये क्राइटेरियाज वही हैं जो कि क्वालिटी इंजीनियरिंग वाले डिफाइन करेंगे कि आइटम कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन के अंदर कब प्लेस होगा। CI शीट मेंटेन कब की जाती है?
CI शीट रेगुलरली मेंटेन की जाती है. इट शुड आइडियली बी मेंटेन एवरी वीक बाय द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, बट डिपेंड कि अगर प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आपको और ज़्यादा स्पीड करनी चाहिए. ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के डेस्कटॉप पे तकरीबन हर वक्त खुला रहता, हर वक्त, और इसके अंदर अपडेशन बहुत रेगुलरली होती रहती है. ये एक छोटा सा प्रोसेस है जो आपको बताता है कि CI शीट किस तरह से मेंटेन होती है. अब ज़रा थोड़ा सा आगे चलते हैं, और ये जो 3 चीज़ें हैं जिनको अभी मैंने दिखाया, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ. एक क्वालिटी, प्रोजेक्ट और ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड. इसमें हम जरा देखते हैं कि लेवल ऑफ कंट्रोल्स क्या होंगे. अब जरा आप 1 बाय 1 देखिएगा. लाल सर्कल का मतलब है डॉक्यूमेंट्स की वर्जनिंग करना. क्या आप कॉन्ट्रैक्ट और लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह को वर्जन करेंगे? करेंगे. BOQ का वर्जन होगा? होगा. क्या मीटिंग मिनट्स को आपको या HR रिलेटेड डेटा, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड डेटा जो है उसके डॉक्यूमेंट जो होंगे उनको वर्जन करने की जरूरत है प्रोजेक्ट के अंदर? जी. क्या लेटर्स को वर्जन करने की जरूरत है? नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि लेटर एक दफा बना और उसके बाद चला गया. इट विल नॉट हैव मल्टीपल वर्जन्स. मीटिंग मिनट्स को जरूरत नहीं है, वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया था. ठीक है, अभी आगे देखते हैं. मिसलेनियस डिलीवरेबल्स, बिल्कुल ऐसे डिलीवरेबल्स जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन है उनको आपको वर्जन करने की जरूरत पड़ेगी. मीटिंग मिनट्स को जरूरत नहीं है, लेकिन देयर इज नो एट डॉट. प्रोसीजर्स को करने की जरूरत है, प्लान्स को करने की जरूरत है. क्वालिटी के डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको आपको करने की जरूरत पड़ेगी लाजमी. यहाँ रेड यूं जा रहा है तो होना चाहिए. सिस्टम इंटीग्रेशन के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को जरूरत पड़ेगी. ट्रेनिंग्स के डॉक्यूमेंट्स को जरूरत पड़ेगी. बेसलाइन को भी भूल जाएं, अभी हम बेसलाइन को नहीं पढ़ रहे. डिजाइन्स को करने की जरूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट को करने की जरूरत पड़ेगी, कोड को करने की जरूरत पड़ेगी, टेस्टिंग को करने की जरूरत पड़ेगी. रिलीज का वर्जन नहीं होता, रिलीज नंबर होता, उस पर हम बाद में बात करेंगे. अगली चीज आ गई आर्काइविंग. आर्काइविंग मींस कि जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो क्या इस डेटा को पकड़ के आप लाइब्रेरी में डालेंगे तो आप देखें तकरीबन हर जगह आपको ब्लू ट्रायंगल दिखाई देगा, क्योंकि सारे का सारा डेटा मूव करेगा. स्टोरेज, येलो डॉट हर जगह दिखाई दे रहा है आपको. सब चीजों को आप स्टोर करेंगे ऑब्वियसली. बेसलाइनिंग, बेसलाइनिंग किस डॉक्यूमेंट की होती है? ऐसे डॉक्यूमेंट की जिसके ऊपर सब्सिक्वेंट काम होगा उसको आप बेसलाइन करेंगे. अभी इतनी ही डेफिनेशन को मद्देनजर रखिएगा. तो क्या आपको रिक्वायरमेंट्स को बेसलाइन करना है? बिल्कुल. उसके ऊपर डिजाइन डिपेंडेंट है, डिजाइन को करना है? बिल्कुल. कोड को करना है? बिल्कुल. टेस्टिंग को करना है? बिल्कुल. डिपेंडेंट है इसके ऊपर आगे काम. कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह को करना है? बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट. BOQ को करना है? बिल्कुल. बेसलाइन करना, उस पर आगे काम डिपेंडेंट होता. इधर कोई जरूरत नहीं है. लेटर्स को करने की जरूरत नहीं है. डिलीवरेबल्स को करने की जरूरत नहीं है. मीटिंग मिनट्स को करने की जरूरत नहीं. प्लान्स को, प्रोजेक्ट प्लान को हम करेंगे? बिल्कुल करेंगे. प्रोजेक्ट प्लान को आपको करना पड़ेगा. ट्रेनिंग प्लान आगे इनके ऊपर काम डिपेंडेंट है. क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड कोई चीजें, कोई आउटपुट जनरेट. अच्छा मुझे बताएं, अगर डिफरेंट रिपोर्ट्स जनरेट होंगी तो क्या उनको बेसलाइन करना पड़ेगा? नहीं, रिपोर्ट्स को बेसलाइन नहीं करना पड़ेगा, उन पे आगे काम डिपेंडेंट नहीं है. ठीक है. सिस्टम इंटीग्रेशन के डॉक्यूमेंट्स को करना पड़ेगा आपको. ट्रेनिंग्स के डॉक्यूमेंट्स को नहीं करना. इसी तरीके से बेसलाइन जो है उसको भी आपको खुद बेसलाइन करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट को क्यों करेंगे? इसलिए क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूं, उसके बाद प्रोजेक्ट प्लान बनता, उसके बाद आपने रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट की SRS में. जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो आप प्लान बनाएंगे, प्लान बनाएंगे तो आप रिक्वायरमेंट्स पे जाएंगे. कॉन्ट्रैक्ट एक बार हो गया. व्हाट इफ पीछे से कॉन्ट्रैक्ट किसी ने चेंज कर दिया और आप जाके रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं? आपका काम तो जाया हो गया ना. तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आगे का काम डिपेंडेंट है, इसलिए जिस चीज के ऊपर आगे काम डिपेंडेंट होगा उसको आप बेसलाइन करेंगे. ये जो स्लाइड है इसको अब आप खुद देखेंगे जाके. ये स्लाइड क्या है बेसिकली कि मैंने क्वालिटी मैनेजमेंट के तमाम ट्री बनाया. ये वही ट्री है जो कि मैंने ये वाला बनाया था, और उसके आगे मैंने लिखा है कि क्या चीज बेसलाइन होगी, क्या वर्जन होगी. देखें, आर्काइव तो सारा हो रहा है, स्टोरेज भी सारा हो रहा है. वर्जनिंग वेरी कर रही है,
ज्यादा जरूरी बेसलाइनिंग है। देखिए बेसलाइनिंग सिर्फ पॉलिसीज बेसलाइन हो रही हैं, और दूसरी चीज बेसलाइन हो रही है कोड, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के ऐसे कोड जो कि आपने बनाने हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्वालिटी सपोर्ट देने के लिए, और प्रोसेसेस बेसलाइन होंगे। क्यों बेसलाइन होंगे? मैंने एक प्रोसेस बनाया रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का, अगर ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पे काम करे जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू माय प्रोसेस, व्हाट इफ आई चेंज द रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस, हिज वर्क इज गोइंग टू गेट वेस्टेड। सो इस प्रोसेस के ऊपर आगे काम डिपेंडेंट है, तो इसको आपको बेसलाइन करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर? प्लीज गिव मी फीडबैक एंड डोंट माइंड दिस कि मैं बार बार आपसे पूछता हूं। ठीक है, ओके ओके। अच्छा, ये वाली जो स्लाइड्स हैं 1, 2, ये आपको स्लाइड्स क्या कर रही हैं कि ये वाला जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, ये वाला डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, इसको मैंने इस टेबल में बना दिया, और मैंने ये बताया है कि किस डेटा के ऊपर रीड राइट्स किसके आइडियली होने चाहिए VSS पे, अपडेट राइट्स किसके होने चाहिए, फोल्डर ऐड या डिस्ट्रॉय के राइट्स किसके होने चाहिए, सब डायरेक्टरी VSS। आप यहां पे देखिएगा कि VSS के ऊपर कोई भी बंदा डॉक्यूमेंट ऐड नहीं कर सकता और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इसी तरह कोई भी बंदा डायरेक्टरी का सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर नहीं बना सकता अदर देन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। क्यों? क्योंकि अगर हम बनाने देंगे तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कंट्रोल कैसे करेगा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को? जैसे मैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर हूं, मैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बना रहा हूं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ SCPG। अब अगर मैंने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर खुला छोड़ दिया, छूट दे दी कि आप बनाओ, तो हर कोई अपना एक फोल्डर बना रहा है, कोई कैसे बना रहा है। हारिस ने अपना फोल्डर बना लिया, हारिस उन्होंने अपना फोल्डर बना लिया, यू नो। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएशन की आप छूट नहीं दे सकते। इसी तरह डॉक्यूमेंट्स को ऐड करना VSS पे, ये छूट भी आप लोगों को मत दीजिए। क्यों? क्योंकि लोग ऊपर वायरस भी डाल देते हैं साथ में, बहुत दफा वायरसेस भी आ जाते हैं, पूरे का पूरा आपका काम तहस नहस हो सकता। और डिस्ट्रॉय को तो बिल्कुल भी ना दें। इन्होंने एक डॉक्यूमेंट डाला हुआ है, उन्होंने आए और उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया यार। तो इन दो के ऊपर आप देखें, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के अलावा किसी के राइट्स नहीं है, और बाकियों को आपने जरा स्टडी करना है। ये एक आइडियल गाइडलाइन आपके लिए प्रोवाइड की हुई है। ये वही क्वालिटी मैनेजमेंट का है, और उसके लिए रीड, अपडेट, ऐड, डिस्ट्रॉय के राइट्स वगैरह। इधर आप देखें कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के अलावा ये एक ऑर्गेनाइजेशन का मैंने लिया GM टेस्टिंग एंड QA, यानी कि इन अदर वर्ड्स क्वालिटी मैनेजमेंट का जो हेड है उसको आपने ऑप्शन दिया हुआ था कि तुम भाई ऐड, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सब डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो। इसके साथ मेरे ख्याल से मैं नेक्स्ट SP 1.2 अभी नहीं शुरू करता, बिकॉज SP 1.2 मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इस लेक्चर के एंड पे आपने पढ़ के क्या क्या आना है, आपने SP 1.1 पढ़नी है, आज के लेक्चर की CD देखनी है, मजीद ये कि आपने जेनरिक प्रैक्टिसेस जो हैं उनको पढ़ लेना है अगली दफ़ा आने से पहले, क्योंकि अगली दफ़ा आने से पहले हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरचेंजेबली इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर आप पढ़ के नहीं आएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है जी, ओके। एनी क्वेश्चंस बिफोर द एंड ऑफ द डे? जी, वैसे स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा नहीं जा रहा है, लोड काफ़ी ज़्यादा। क्या करें, आपके पैसे हलाल करने हैं। अगर आप ही के पैसे मैं ना हलाल करूं तो ये तो गलत बात होगी ना। मैं तो इस कोर्स को यूं भी पढ़ा सकता हूं कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की डेफिनेशन दिखाऊं, कहूं ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है, इसको करने से इसके क्या फ़ायदे हैं, मुस्तफीद कैसे होते हैं, इसको पढ़ाया जा सकता है। मुश्किल इसलिए है बिकॉज I don't want each one of you to go back and say कि यार ये कोर्स तो, and you know this news travels like a fire। फिर लोग कहते हैं कि यार वो देखो वो कोर्स लो, वो बड़ा आसान कोर्स है, इसमें बड़े आराम से ग्रेड्स मिल जाते हैं। More on to this, okay? आपका कोई क्वेश्चन था? Yes sir, ऑडिट करवाने जाती है कंपनी को, उसमें वो ऑडिट फेल हो जाता है किसी सर्टेन फैक्टर्स की वजह से, तो उसका रिस्पांसिबल कौन होगा? ऑफिस को डिपार्टमेंट होगा, लेकिन उसके बाद में जो कंपनी है वो एक्शन क्या लेगी इसके बाद? वेरीज ना। हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ यूजुअली होता क्या है कि अगर कहीं पे कभी कुछ प्रॉब्लम होता है इन सम केसेस, तो हम लोग उसको
हम लोगों क्या कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का है ही नहीं। मसलन एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, दोनों तरफ प्रॉब्लम है। एक बच्चा है, उसने पेपर में चीटिंग कर ली। अब आप दो काम करें, उसको समझाएं तरीके से, हाँ वो एक दफा ना करे, दूसरी दफा भी करे, तीसरी दफा करें, फिर आप कोई एक्शन लें। लेकिन पहली दफा आप ये तो मालूम करने की कोशिश करें कि व्हाई इज ही चीटिंग इन द एग्जाम। गलती दोनों तरफ से हो सकती है। मैंने लेक्चर दिया, मेरा स्टूडेंट जो है उसको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही, तो उसमें कुछ मेरी भी गलती होगी। जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट फैक्टर नहीं है। समझ है बात आप मेरी? तो हैविंग सेड सो, जब आप ऑडिट में फेल करते हैं, प्लीज जब आप ऑडिट में फेल करते हैं तो एक बंदे की गलती नहीं होती, क्वालिटी वालों की भी गलती है, मैनेजमेंट की भी गलती है, और जिस बंदे ने काम किया उसकी भी गलती है। लेकिन नॉर्मली मैंने देखा है कि हैप-हैज़र्ड तरीके से काम करना जो है ना वो करता है। और अगेन जब आप, मैंने देखा ज़ात और ऑर्गेनाइजेशन जो फेल करती हैं वो होती हैं जो सर्टिफिकेशन के पीछे भागती हैं, वो फेल करती हैं। उसमें मैनेजमेंट का कसूर होता ना कि वो सर्टिफिकेशन पे फोकस कर रहे हैं। आप अच्छा काम करें, आपका होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर आपने जो कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन पढ़ी, क्या ये काम इतना जरूरी है? बिल्कुल। थिंक ऑफ अ प्रोजेक्ट टीम ऑफ 200 people, whereby you are having documents coming from here and there and going this and that and this. अगर आप डॉक्यूमेंट्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, आपका प्रोजेक्ट्स में मेजर स्लिप्स आएंगे। आपको कंट्रोल करना है डॉक्यूमेंट्स को। अगर आप छोड़ देंगे तो काम में मसला आएगा। ठीक है जी। किसी एक बंदे की गलती नहीं होती, लेकिन नॉर्मली मैंने ये देखा ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, क्वालिटी वालों को भी पकड़ती हैं और उनको निकाल देती हैं। ये तो सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट है कि जिसने प्रोसेस बनाया आप उसी को पकड़ के अगर निकाल देंगे तो आपके प्रोसेसेस आगे कैसे चलेंगे? वो तो नहीं चलेंगे। आप इम्प्रूव करें अपने आप को। ठीक। एनी अदर क्वेश्चन, एनीथिंग? जी, ओके। सो लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम एट 6 o'clock. Okay, thank you.